आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत का यह फैसला सुनाया गया और जैसे ही यह सजा शेख हसीना को सुनाई गई, इसके बाद से बांग्लादेश में मानो एक अलग ही मोहम्मद यूनुस के जो समर्थक हैं उनमें जश्न का माहौल है, लेकिन जो अवामी लीग है उनमें कहीं ना कहीं एक मायूसी है, क्योंकि वो सालों से ये जंग लड़ रहे थे कि वो किस तरीके से शेख हसीना की वापसी कराएंगे, वतन वापसी बांग्लादेश में। পুলিশ ভাইদের প্রতি আহ্বান করছি, আপনারা এখানে সদস্য আজকে আমরা কোনো ধরনের নেগোসিয়েশন মানব না। আজকে আমরা কোনো ধরনের নেগোসিয়েশন भारत को भी धमकी दी गई है। क्या है यह पूरा मामला और आखिर भारत को धमकी देने की जरूरत क्यों आई? आखिर कौन है जिसने भारत को ललकारा है? जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सोनम। शेख हसीना पर आफत ही कहेंगे इसे, और अब हिंदुस्तान को धमकी, क्या है पूरा मामला? तो ऋतिक, जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश में सजाए मौत दी गई और ये फैसला सुनाया गया, इसके बाद शेख हसीना की प्रतिक्रिया भी सामने आई, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार की तरफ से पहली बार जो है बड़ा बयान सामने आया है और बयान है भारत को लेकर अब मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से धमकी दी गई है। क्या कुछ कहा गया है वो जान लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अब भारत को जो है औपचारिक पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना और फरार आरोपी शेख हसीना को देश लौटाने की मांग की है। मंत्रालय की तरफ से पत्र में कहा गया है कि जो दो देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण समझौता है उसका हवाला देते हुए ये कहा है कि भारत पर हसीना को वापस भेजने की अनिवार्य जिम्मेदारी बनती है। ये पत्र ऋतिक बता दें उस फैसले के बाद भेजा गया है जिससे जो है आईसीटी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश में शेख हसीना को अब यहाँ पर उन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें सजाए मौत दी है। और इस पत्र में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी पाया गया है उन्हें अगर कोई अन्य देश शरण देता है तो अमित्रतापूर्ण कदम माना जाएगा। इसी बारे में हम बात करना चाहेंगे कि ये आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि 2024 में जो कुछ हुआ था, जिस तरह से तकरीबन 1400 लोग मारे गए थे बांग्लादेश में, उसके ऊपर उनको ये सजा सुनाई गई। वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं शेख हसीना। किस तरह ले रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट थी प्राइमरीली इसमें स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था और ये शुरू हुई थी एक कोटा सिस्टम के ऊपर, जिस पे स्टूडेंट्स को बहुत एतराज़ था कि जी ये ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जा रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तीसरी नस्ल वो कोटा अवेल कर रही है। तो ये अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जब इनकी वॉर ऑफ लिबरेशन थी उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया था तो उनके लिए ख़ास इन्होंने कोटा मख्तस कर दिया था सरकारी नौकरियों में, और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी। तो उस पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू की तो हसीना वाजिद ने बेदरेग इस्तेमाल किया ताकत का और पैरामिलिट्रीज को इन्वॉल्व किया, उसमें पुलिस थी और अंदाज़ा यही है कि तकरीबन 1400 के करीब, यूएन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1400 लोग उसमें मारे गए, जो कि मेजॉरिटी जिनमें स्टूडेंट्स की थी। तो ये ट्रायल चल रहा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ढाका में। ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, ये उनकी अपनी एक लोकल डोमेस्टिक कोर्ट है जिसने कि आज उनको ये सज़ा सुना दी है, सज़ाए मौत की। और उनके अलावा जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको भी सज़ाए मौत सुना दी गई है और बाकी और भी जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ सज़ाएं दी गई हैं। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें कि बहुत कैजुअल्टीज़ हुई, फैटेलिटीज़ हुई, बहुत से लोग मारे गए, उस जुर्म में इनको ये सज़ा सुनाई गई है। जी आरज़ू। बिल्कुल, लेकिन सर जाहिर है वो उस वक्त हमने भी देखा था जो पिछले साल जो कुछ हुआ था। इस वक्त शेख हसीना भारत में मौजूद है, लेकिन आपको लग रहा है कि बांग्लादेश की कोर्ट्स जो हैं
वो सजा दे पाएंगी, या इसके ऊपर आपको लगता है कि कोई अपील हो जाएगी और कुछ ना कुछ जो है वो रास्ता निकाल लिया जाएगा शेख हसीना के लिए, या निकाला जाना चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील तो की जा सकती है, लेकिन उनके जो बेटे हैं उन्होंने ये कहा है, हसीना वाजिद के बेटे ने कहा है कि हम अपील नहीं करेंगे। हम अपील उस वक्त करेंगे जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वजूद में आएगी और वो इलेक्शंस जो होंगे उसमें अवामी लीग को भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा, और उसके बाद जो एक हुकूमत वजूद में आएगी उसके दौर में फिर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में अगर अभी वो अपील करते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अब ये है कि प्रैक्टिकली तो अमल दरामद नहीं हो सकता इस सज़ा के ऊपर, क्योंकि वो है ही नहीं है वहाँ बांग्लादेश में, वो इंडिया में है और उनके वेयर अबाउट्स भी पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। और इंडिया के साथ वैसे भी तल्लुकात आजकल कुछ अच्छे नहीं है बांग्लादेश के, और उनको वहाँ पे पनाह मिली हुई है हसीना वाजिद को। तो लेकिन इसकी बहरहाल एक सिंबॉलिक वैल्यू है, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है कि बांग्लादेश ने एक खातून जिन्होंने के ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया और स्टूडेंट्स को मारा, उनको सज़ा दे दी गई है। हमारे यहाँ तो आप देखें ना कि हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनको सज़ा भी नहीं दी जा सकी। तो एटलीस्ट ये है कि सिंबॉलिकली ये एक पैगाम है उन तमाम कुव्वतों के लिए जो कि ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करती हैं, कि अगर ये काम करेंगे तो फिर ये सज़ा भी मिलेगी आपको। जी हाँ। लेकिन शेख हसीना का सर एक जमाने में हम लोग तो बड़ी तारीफ भी किया करते थे पाकिस्तान से बैठकर, उनकी गवर्नमेंट जाने से पहले की बात मैं कर रही हूँ, कि जिसमें कहा जाता था कि जी उन्होंने जो मौलवी हैं उन्हें मौलवी की जगह पे रखा है, जो फौज है उसे फौज की जगह पे रखा है, एजुकेशन सिस्टम भी उनका अच्छा था, इकोनॉमी भी उनकी ठीक ठाक ही चल रही थी। तो ये आपके ख्याल से एकदम ये जो चेंज आया है वो क्यों आया? क्या लोग थक गए थे उनकी 10 साल या 11 साल की जो हुकूमत थी उससे, या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं शेख हसीना से कोई गलती हुई जिसकी वजह से इस वक्त हम उनका ये इस किस्म की सिचुएशन में उनको देख रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट तो हुई उनके दौर में, इसमें कोई शक नहीं है। उनके फॉरेन रिलेशंस अच्छे हुए, इंडिया के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हुए उस दौर में। मैं इस साल फरवरी में मैं गया था बांग्लादेश, मैंने जाके देखा वहाँ पे हाईवेज बनी हैं और फ्लाईओवर्स बने हैं, एक्सप्रेसवेज बनी है वहाँ पे, और काम हुआ है। उन्होंने काफ़ी काम किया डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। हसीना वाजिद के दौर में जो काम हुआ शायद वो पिछले किसी दौर में उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन था, यानी शख्सी आज़ादियाँ नहीं थी, लोगों को अपनी बात कहने का उस तरीके से मौका नहीं दिया जा रहा था, हर चीज़ के ऊपर स्टेट कंट्रोल था, डिसेंट को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, मीडिया पे पाबंदियां थी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही थी, फेयर ट्रायल्स नहीं हो रहे थे, लोगों को पकड़ लिया जाता था, लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था। तो उसके खिलाफ बहरहाल एक रिजेंटमेंट तो थी मुल्क के अंदर, और फिर वही रिजेंटमेंट जो थी वो हमने देखा जो जुलाई अगस्त में, जब तक मुल्क से फरार नहीं हो गई उस वक्त तक वो मुल्क के अंदर शदीद मुजाहरे हुए, और स्टूडेंट्स भी आ गए सड़कों पे और दूसरे लोग भी आ गए, जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो आप इसका लेसन ये है कि आप डेवलपमेंट भी करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं मुल्क के अंदर, फॉरेन रिलेशंस को बेहतर बनाएं, लेकिन मुल्क के अंदर रिप्रेशन हो, मुल्क में लोगों को खुल के बात करने की आज़ादी ना हो, लोगों पे जबर हो, मीडिया जो है वो पाबंद हो कि उसने जो सियासी नैरेटिव है वही बयान करना है, और लोगों को
اٹھا لیا جائے, جیلوں میں بند کر دیا جائے, فیئر ٹرائلز نہ ہوں, تو پھر وہ جو لاوا ہے وہ ایک دن وہ پک کے تیار ہو جاتا ہے, اور پھر وہی ہوتا ہے جو جولائی اگست میں بنگلہ دیش میں ہوا, اور اس کے نتیجے میں پھر حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے.